Hello guys, I hope you all are doing well. This is Sky High Law and today we are going to discuss in this video about the preamble of the Constitution of India. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रियम्बल आखिर होती क्या है. सो वी कैन से दैट द प्रियम्बल इज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एनी स्टैट्यूट. प्रियम्बल जो है अर्थात उद्देशिका जो है वो किसी भी विधि की क्या होती है, एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा भाग है जो उसके उद्देश्य, उसके एम्स, ऑब्जेक्ट्स और पर्पस को क्या करती है, डिफाइन करती है, उसके बारे में हमें बताती है. अब अगर हम आए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के ऊपर तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कुछ ज्यूरिस्ट या फिर कुछ स्कॉलर्स ने दी हुई है. इसी बीच में आपको बता दूं कि ये जो जितने भी वीडियोस अब मैं आगे आने वाले हम लोग इस चैनल के माध्यम से डालेंगे, अपलोड की जाएंगी यूट्यूब पर, ये सारी वीडियोस जितने भी, अगर आप जुडिशियल एस्पायरेंट्स हैं या फिर अगर आप कोई लॉ एग्जाम्स, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं या देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट रहेंगी. तो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे. सबसे पहली डेफिनेशन हम देखेंगे के.एम. मुंशी. इन्होंने प्रियम्बल के बारे में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है उसके बारे में क्या कहा है. सो ही सेज दैट द प्रियम्बल इज अ पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन्होंने जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसको पॉलिटिकल होरोस्कोप बताया है. दूसरी डेफिनेशन देखें तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आती है. ये किसने कहा है? द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज सेड बाय द टी.डी. भार्गव. Next important definition, or we can say the next statement, which is given in a case, very important case, that is in री बेरुवारी. ये जो बेरुवारी केस है काफी इंपॉर्टेंस रखता है प्रियम्बल के पर्सपेक्टिव में, इसलिए इसको आप हमेशा याद रखिएगा और डिटेल से आप चाहे तो बुक से पढ़ भी सकते हैं. ठीक, 1960 का केस है. इसमें कहा गया है द प्रियम्बल इज ए की टू द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है वो क्या है, जो फ्रेमर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उनकी मस्तिष्क को खोलने की कुंजी इन्होंने इसमें, इस केस में बताया गया है. इसमें कुछ और भी डिसाइड हुआ था, वो हम आगे पढ़ेंगे. अब हम आते हैं अपने प्रियम्बल्स की जो मेन टॉपिक है, जो मेन स्टैट्यूट प्रोविजंस हैं प्रियम्बल की, उस पर आते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर यूज किए गए हैं, हम इनको देखते हैं. अगर हम बेयर प्रोविजंस पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेयर एक्ट, आई होप आप सभी के पास बेयर एक्ट होगा, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में से प्रियम्बल का पूरा एक चैप्टर जो पेपर है उसको पढ़ेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी टिपिकल वर्ड्स यूज किए गए हैं. बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं होती है, तो डोंट वेरी, याद करने की पूरी जरूरत है भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे आप प्रियम्बल को बताइए, पूरी पढ़कर सुनाइए, या लिखने के लिए आ जाती है तो आप उसको याद कर सकते हैं. लेकिन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं. सबसे पहले इसमें आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया, द फर्स्ट टर्म विच इज यूज्ड इन द प्रियम्बल, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. अगर मैं डायरेक्ट प्रोविजन देखें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होगा, दैट इज द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम अक्सर, हमारे सामने सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आप प्री एग्जाम देंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो द आंसर इज सिंपल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया. Not the government, not the president, not the prime minister, just the people. हम भारत के लोग क्या होंगे, भारत की जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसका सोर्स है. नेक्स्ट टर्म इसके अंदर आता है सॉवरेन. जो भारतीय संविधान है, इंडिया विल बी अ सॉवरेन स्टेट, भारतीय संविधान कहता है. जो दूसरा वर्ड आता है सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट. इंडिया अपने आप में एक सॉवरेन स्टेट होगा. अब सॉवरेनिटी की अगर बात करें तो दो तरीके की हो सकती है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी, इंटरनल सोवरेनिटी. एक्सटर्नल सोवरेनिटी मतलब जो स्टेट है, हमारा जो नेशन है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस के लिए, ट्रीटी बनाने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, यानी कि आप सोवरेन होंगे एक्सटर्नली भी. और इंटरनली क्या मतलब होगा, इंडिया के अंदर जो सोसाइटी है उसके गवर्नेंस के लिए, उसके पॉलिसीज के लिए भी अपने आप में इंडिया जो है एक सॉवरेन स्टेट कहलाया गया है. दूसरा टर्म आता है हमारे सामने सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मतलब इंडिया विल बी अ सोशलिस्ट स्टेट. सोशलिस्ट स्टेट का मतलब इट इज सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी. इक्वालिटी अर्थात किसी भी व्यक्ति जो भारत के अंदर रह रहा है वो सोशली और इकोनॉमिकली कैसा होगा, इक्वल माना जाएगा. मतलब उसके सामने या उसके साथ कोई भी भेदभाव, बहुत सारे जो टर्म्स आएंगे हमारे सामने जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो वहां पर आएंगे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, ईटीसी, इन सभी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. तथा इकोनॉमिक इक्वालिटी,
अगर हम बात करें तो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में डिस्कस किया गया है आर्टिकल 38 ऑफ द डीपीएसपी, जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का। जब हम उस पर आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम टर्म देख रहे हैं बेसिकली जो प्रियम्बल के अंदर यूज किए गए हैं। दूसरा आता है सेक्युलर। सेक्युलर क्या है? इंडिया विल बी अ सेक्युलर स्टेट, मतलब देयर इज नो पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ इंडिया। हम देखते हैं बहुत सारी गल्फ कंट्रीज या फिर बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन बना हुआ है स्टेट्स के अंदर, बट इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिया क्या होगा? सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट होगा, मतलब इस राज्य का, इंडिया का, नेशन का कोई भी क्या नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा। दैट इज इक्वालिटी फॉर ऑल द रिलीजन। जितने भी धर्म इस देश के अंदर हैं उन सभी को इक्वालिटी प्रदान की गई है। नेक्स्ट टर्म आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से मतलब आप क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी मतलब जो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट्स फॉर्म्स की जाएंगी, इंडिया या स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म की जाएंगी, वो सारी कैसी होंगी? इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, यानी कि चुनी हुई सरकारें। अब चुनी हुई किसके द्वारा? हमने अभी पढ़ा है वी द पीपल। कौन चुनेगा सरकारों को? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि डेमोक्रेटिक वे में उन सभी सरकारों का चयन किया जाएगा। तो इस आधार पर जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट भी होगा। नेक्स्ट टर्म आता है रिपब्लिक। व्हाट इज द रिपब्लिक? So the republic means the head of the state is also elected. The president of India is also elected. Prime Minister of India is also elected by the people of India. The president of India is also elected, though it is indirect, though he is elected indirectly by the parliamentary elections. Indirectly elections होते हैं, आप सभी जानते होंगे, हम सब जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं हेड ऑफ द स्टेट को चुनने के लिए। इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, उसका भी चुनाव होता है। ठीक। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे सामने जस्टिस। जस्टिस की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा कि कितने तरीके के जस्टिस, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जस्टिस इज गिवन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां अगर हम देखें तो 3 तरीके का जस्टिस इंडियन प्रियम्बल के अंदर बताया हुआ है। कौन कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अक्सर हमारे सामने, अक्सर हम जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होती है, वहां पर क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल के अंदर जस्टिस जो है वो कितने तरीके का है। तो हमें याद रखना है कि 3 तरीके की जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है। ठीक। नेक्स्ट टर्म आएगा लिबर्टी। लिबर्टी की बात करें यानी कि स्वतंत्रता। लिबर्टी की बात की जाए तो 5 तरीके की लिबर्टी है। दैट इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 तरीके की लिबर्टी दी हुई है। इक्वालिटी की बात की जाए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी कितने तरीके की है? 2 तरीके की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। ये सारी स्टेटस ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी रिलेटेड की गई है फंडामेंटल राइट्स के साथ। जब हम फंडामेंटल राइट्स के साथ आएंगे तो उस पर हम दोबारा इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस वहां पे भी करेंगे। यहाँ बेसिकली ये देखिए कि कौन कौन से टर्म प्रियम्बल के अंदर यूज किए हुए हैं। इन सभी को याद करना है आप लोगों को, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। नेक्स्ट टर्म आएगा फ्रेटर्निटी। व्हाट इज द फ्रेटर्निटी? दैट इज स्पिरिट ऑफ वननेस एंड ब्रदरहुडनेस, मतलब भाईचारा, भाईचारा बनाए रखिए आपस में, ब्रदरहुड की भावना, बंधुत्व की भावना, और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। भारत को एक जोड़े रखना, यानी कि इंटेग्रिटी ऑफ नेशन और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, अखंडता, भारत की अखंडता को बनाए रखना और उसकी समृद्धता को भी बनाए रखना। फ्रेटर्निटी वर्ड यूज किया गया है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक टर्म्स, इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं वो ध्यान रखिए कि ये जो 2 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स बल्कि, एक सोशलिस्ट, मैंने स्टार्ट किया हुआ ये देखिए, एक सोशलिस्ट, एक सेक्युलर एंड द इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। ये 3 चीजें जो हैं ये 1976 यानी 1976 से पहले ये चीजें नहीं थी। 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस अमेंडमेंट के द्वारा ये 3 वर्ड्स जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। एक और एडिशनल बात सुन लीजिए, वो क्या है? वो ये कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो 3 टर्म्स हैं ये कहां से, किस चीज के ऊपर आधारित है, ये ध्यान रखिए। है फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आधार पर इन 3 चीजों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के अंदर लाया गया था। अब आते हैं हम सबसे कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रियम्बल के बारे में आता है, वो ये वेदर द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अक्सर ये मुद्दा उठा है आगे जाके, हालांकि अब डिसाइड हो चुका है। वो क्या है कि क्या प्रियम्बल, क्या उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। इसके बारे में 2 इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं। सबसे पहला केस आता है हमारे सामने इन दी बेरुबारी केस, जो मैंने अभी डेफिनेशन पार्ट में बताया था आपको कि बेरुबारी केस में कहा गया है कि प्रियम्बल इज अ की टू द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स। यहाँ पर क्या था, बेरुबारी केस में 1960 का केस था। इसमें कहा गया, जो 8 जजेस बेंच थी, इन्होंने कहा ये सेम चीज कही थी दैट प्रियम्बल इज अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स।
नेक्स्ट थिंग इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज ये कही थी कि प्रेम्बल क्या है, वो भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन 1973 के अंदर एक दूसरा केस आया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आई होप आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है और वो केशवानंद भारती के केस का नाम नहीं सुन रहा या फिर नहीं जानता है इस केस के बारे में, तो आई थिंक उसने कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं पढ़ा है। इस केस के अंदर 13 जजेस बेंच थी और इसमें क्या कहा गया, इसमें इन रिवेरुबारी केस को क्या कर दिया गया, ओवररूल कर दिया गया और उसको उलट दिया गया। क्या कहा गया, द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यदि ये प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो फिर इसको क्या किया जा सकता है, इसको अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। लेकिन अमेंडमेंट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 के तहत। बट एक और केस आया जिसमें प्रियम्बल को क्या कह दिया गया था, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर भी कहा गया है। किस केस के अंदर कहा गया है, वो कहा गया है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। इसमें जो मैंने अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है ये पॉइंट, इसमें क्या है, दो चीजें इसमें है। सबसे पहली चीज, द प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रियम्बल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब ये है कि प्रियम्बल को आप अमेंड तो कर सकते हो, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहां से आया था, वो केशवानंद भारती में आया था। हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे, तब उसके बारे में पूरा डिस्कस किया जाएगा। बट यहाँ आप इतना ध्यान रखिए कि जो प्रियम्बल है वो भी एक क्या है, भारतीय संविधान का आधारभूत या मूलभूत ढांचा है। तो ये था बेसिक एक इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रियम्बल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। और मिलते हैं अब हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।